रात के 8 बजे शांति सिलाई कर रही होती है तो वहीं उसकी तीनों बेटी सुमन, कविता, नेहा बैठकर पढ़ाई कर रही होती हैं। तभी वहां उसकी पड़ोसन आशा आती है। अरे बहन, मेरा ब्लाउज बन गया क्या? और ये क्या, तुम इतनी रात तक सिलाई कर रही हो और तुम्हारी तीनों बेटियां पढ़ाई कर रही हैं? खाना वाना नहीं बनेगा क्या आज तुम्हारे घर में? बस बहन, ये आखिरी कपड़ा है, इसे सिलकर मैं ही खाना बनाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी घर के कामों में लगी रहे पढ़ाई छोड़कर। अरे शांति, तुम विधवा हो, पति के जाने के बाद अपनी 3 बेटियों की परवरिश कर पा रही हो। तुम्हारे लिए ये बहुत बड़ी बात है और ऐसे में तुम अपनी 3 बेटियों को पढ़ाना चाहती हो। बेटियों को पढ़ाकर क्या करोगी? कल को ये दूसरे घर में जाकर चूल्हा ही फूकेंगी। इसीलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम अपनी तीनों बेटियों को घर के काम करना सिखाओ ताकि शादी के बाद ससुराल संभाल सके, क्योंकि माँ बाप की जिम्मेदारी तो बेटे ही उठा पाते हैं। आशा की बातें शांति को बहुत बुरी लगती हैं, पर वो कुछ नहीं बोलती और उसे उसका ब्लाउज दे देती है। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और सुबह 5 बजे उठकर शांति घर के सारे काम खत्म करके अपनी बेटियों के लिए खाना बनाकर कोठियों में नंगे पैर जाती है और वहां झाड़ू पोछे का काम करती है। मालकिन, मैंने घर का सारा काम खत्म कर दिया है, अब मैं जा सकती हूँ क्या? दरअसल मुझे जुराब की फैक्ट्री में भी जाना है। 2 घंटे बैठकर जुराब के धागे काट लेती हूँ तो कुछ पैसे बन जाते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आराम से जाओ, पर कल थोड़ा जल्दी आना। मेरे दोनों बच्चे शहर जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। हमारे गांव में अच्छे कॉलेज नहीं है ना, तो उनके लिए कल तुम्हें बहुत सारा खाना भी बनाना पड़ेगा। अपनी मालकिन की ये बात सुनकर शांति भी अपनी तीनों बेटियों को शहर भेजने की ठान लेती है और सारा काम खत्म करके फैक्ट्री में जाकर काम करती है। इसी तरह शांति सुबह से शाम तक बस काम करती और अपने तीनों बेटियों को खूब पढ़ाती है। देखते ही देखते शांति की तीनों बेटियां 18 साल की हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन, माँ, ये देखो, हम तीनों बहनें स्कूल में फर्स्ट आई हैं। अरे वाह बेटी, तुम तीनों ने तो मेरा नाम रोशन कर दिया। अब इसी तरह तुम्हें अपने आगे की पढ़ाई करनी है और अपने पैरों पर खड़ा होना है और लोगों को दिखा देना है कि गरीब माँ की 3 बेटियां कुछ भी कर सकती हैं। आशा पड़ोसन अपने घर के बाहर खड़ी होकर ये सब सुन रही होती है और अपने तीनों बेटों से जाकर कहती है, तुम तीनों तो नालायक निकले। उन तीनों को देखो, सरकारी स्कूल में भी पढ़कर फर्स्ट आई हैं और तुम तीनों के ऊपर मैं इतने पैसे खर्च कर रही हूँ, फिर भी तुम तीनों स्कूल में सिर्फ पास हो सके हो। माँ, वो तीनों तो सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रही हैं, नकल मारकर फर्स्ट आ गई होंगी, पर हम तो अपने गांव के सबसे महंगे स्कूल में जा रहे हैं। अगर इन तीनों को वहां भेज दिया ना तो ये मुश्किल से भी पास नहीं हो पाएंगी और आप हमें उन 3 गरीब बेटियों से कंपेयर कर रही हैं। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि मेरे तीनों बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और मेरी बातों को सच करके दिखाएं कि बेटियां कभी कुछ नहीं कर सकती। माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा उनके बेटे ही बनते हैं और वैसे भी तुम तीनों की पढ़ाई पर मैं पानी की तरह पैसा बहा रही हूँ। मुझे उम्मीद है तुम तीनों एक दिन मेरा नाम जरूर रोशन करोगे। आशा शांति की तीनों बेटियों से जलती है और अपने बेटों पर गर्व करती है। समय यूं ही बीतता है और एक दिन शांति कुछ पैसे जोड़कर अपनी तीनों बेटियों से कहती है, फैक्ट्री में काम करने से फायदा हुआ है मेरा। देखो, इस महीने मैंने 10,000 रुपए बचा लिए। अब मैं अपनी तीनों बेटियों को शहर भेजूंगी। तुम वहां पर जाकर डॉक्टर, वकील और फौजी की तैयारी आराम से कर पाओगी। गांव में अच्छे कॉलेज नहीं है, तुम गांव में रहकर आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाओगी। और तुम्हें पता है कि मेरी मालकिन ने अपने दोनों बच्चों को शहर भेजा था और वो दोनों ही आज इंजीनियर बनकर लौटे हैं। माँ, हमने आपको देखा है, आप कैसे सुबह 5 बजे उठकर ठंड हो या गर्मी नंगे पांव दिन रात बस काम करती रहती हो। अब आपको काम करने की जरूरत नहीं है। हाँ माँ, क्योंकि हमने सोच लिया है कि हम अपनी पढ़ाई के साथ काम भी करेंगे। कोई जरूरत नहीं है काम करने की। अगर एक बार तुमने पैसे देख लिया और काम करने लगे तो पढ़ाई नहीं करोगे। अगर तुम तीनों ने फिर कभी ऐसी बात करी तो मैं तुम तीनों से बात नहीं करूंगी। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम तीनों शहर जाकर पढ़ाई करोगी और मेरा फैसला अटल है। अगर तुम तीनों को अपनी जिद पूरी करनी है तो अपनी माँ को भूल जाओ। अपनी बेटियों से नाराज होकर शांति सिलाई करने के लिए बैठ जाती है। अपनी माँ की नाराजगी देखकर तीनों बेटियां शहर जाने का फैसला करती हैं। तो वहीं आशा के तीनों बेटे भी अपनी माँ से कहते हैं, माँ, हमारे गांव में तो एक भी ढंग का कॉलेज नहीं है। मुझे बिजनेस करना है, भैया को सिविल इंजीनियर बनना है और विशाल तो पुलिस बनना चाहता है। यहाँ पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे, हमें शहर जाना होगा ताकि हम अपने सपने पूरे कर सकें। हमें शहर जाने दो ना माँ। बेटा, तुम्हारे पापा भी विदेश में रहकर काम करते हैं और तुम तीनों भी मेरी नजरों से दूर हो जाओगे। माँ, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। और माँ, जब वो गरीब अपनी तीनों बेटियों को शहर पढ़ाई करने के लिए भेज सकती हैं तो आप क्यों नहीं? अपने तीनों बेटों के जिद करने पर आशा अपने तीनों बेटों को शहर भेज देती है।
इस तरह गरीब माँ की 3 बेटियां और अमीर माँ के 3 बेटे शहर चले जाते हैं। आशा और शांति के बच्चे एक ही जगह रहकर पढ़ाई करते हैं। जहां शांति की तीनों बेटियां पढ़ाई पर ध्यान लगाती हैं, तो वहीं आशा के तीनों बेटे अपने फ्लैट में अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी करते हैं। और ये सब कुछ तीनों गरीब बहन अपने फ्लैट की खिड़की से देखती हैं। ये तीनों कितने बुरे हैं, ये अपनी माँ के पैसे को बर्बाद कर रहे हैं। आंटी को तो बस यही लगता होगा कि उनके तीनों बेटे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे हैं, पर उन्हें क्या पता कि उनके तीनों बेटे यहाँ पर पार्टियां कर रहे हैं। इन्हें जो करना है करने दो, हमें अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। इस महीने बहुत खर्चा हो गया है, माँ से इतने ज्यादा पैसे भी नहीं मांग सकते। इसीलिए मैंने सोच लिया है कि मैं खाली समय में मोहल्ले के कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊं, ताकि छोटा मोटा खर्चा हम खुद उठा सके। इस तरह तीनों बेटियों को अपनी माँ के पुराने दिन याद आ जाते हैं, जहां शांति सुबह जल्दी उठकर अपने घर का काम खत्म करती है और अलग अलग घरों में जाकर झाड़ू पोछा का काम करती। उसके बाद फैक्ट्री में जाती और घर आकर भी अपनी बेटी को कुछ नहीं करने देती और उनके लिए खाना बनाती, उन्हें अपने हाथों से खिलाती, उनकी पढ़ाई पर ध्यान देती। अपनी माँ के स्ट्रगल को याद करके तीनों बहन एक बार फिर पढ़ाई करने के लिए बैठ जाती हैं। समय यूं ही गुजरता है और एक दिन आशा के पास पुलिस का फोन आता है। आपके बेटे ने किसी मासूम लड़के का सिर फोड़ दिया है, पुलिस स्टेशन आ जाओ, वरना एक बार FIR दर्ज हो गई तो बेटे को छुड़ा नहीं पाओगी। पुलिस वाले की बात सुनकर आशा नंगे पांव पुलिस स्टेशन जाती है और कुछ पैसे जमा करके अपने बेटे की जमानत करके घर आती है। और वो देखती है कि उसका दूसरा बेटा रवि भी शहर से नशे की हालत में घर आ गया है और वो घर के बाहर बेहोश पड़ा है। तुम्हारे नशेड़ी बेटे को कोई छोड़ कर गया है यहाँ। बहन, तुमने अपने बेटे को शहर क्या बनने के लिए भेजा था और ये तीनों क्या बनकर आए हैं? अगर तुम दोनों को पता है कि विशाल कहाँ है तो मुझे बताओ। तुम तीनों ने तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी। आशा के काफी पता करने पर उसे पता चलता है कि उसका तीसरा बेटा गांव में किसी क्लब में जुआ खेल रहा है और उसने अपनी माँ के सारे गहने दांव पर लगा दिए। ये सब जानकर आशा अपने तीसरे बेटे को भी घर लाती है और उसका सारा कर्जा चुकाती है। तभी वहां शांति की तीनों बेटियां डॉक्टर, वकील और फौजी के कपड़े में घर आती हैं, जिसे देख पूरा गांव तारीफ करता रहता है और शांति अपने पति की फोटो हाथ में लेकर अपने पति से करती है। काश कि आप हमारे साथ होते। अगर आज आप यहाँ होते तो आपको भी अपनी तीनों बेटियों पर गर्व होता। हमारी एक बेटी डॉक्टर, दूसरी बेटी वकील और तीसरी बेटी फौजी बन चुकी है। इन तीनों ने शहर जाकर अपनी अपनी पढ़ाई पूरी की और आज अपने पैरों पर खड़ी हैं। माँ, अपनी इस बेटी को आज्ञा दो, मुझे बॉर्डर पर जाना है। दीदी, नेहा, माँ की जिम्मेदारी मैं तुम दोनों के हवाले करके जा रही हूँ। तुम फिक्र मत करो, हम माँ का ख्याल रखेंगे। शांति की तीनों बेटियों को देख आशा को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं, जब वो शांति को ताना दिया करती थी और ये सब सोचकर बस वो पछताती है। तो वहीं शांति अपनी बेटियों की वजह से अब आराम की जिंदगी जीती है। छाया दिखने में काफी ज्यादा काली थी और उसके माँ बाप इस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान थे। छाया अपने माता पिता के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहती है। इस बार जो रिश्ता आ रहा है, अगर ये भी तय नहीं हुआ तो पता नहीं क्या होगा। बाबा, आप क्यों इतनी चिंता करते हैं? मेरी किस्मत में जो भी लिखा होगा वो हो जाएगा। अगर आप ऐसे चिंता करते रहेंगे तो मुझे भी आपकी चिंता होने लगेगी। बेटी के माँ बाप को हमेशा ही चिंता सताती रहती है, क्योंकि लड़की अगर घर पर रहे तो भी समाज कोसता है कि अपनी बेटी के हाथ तक पीले नहीं कर पाए। माँ, आप उस समाज के बारे में क्यों सोच रही हैं जो आपके बारे में कभी नहीं सोचता? हम इतनी गरीबी में हैं, लोग बस हमारी गरीबी का, हमारा और मेरे कालेपन का मजाक उड़ाने में हर वक्त खड़े रहते, लेकिन जब हमें उस समाज की जरूरत होती है तो वो समाज ही सबसे पहले हाथ पीछे खींचता है। बेटा, ऐसा नहीं कहते। हमें इसी समाज में रहना है तो हमें इसी समाज के नियम को मानना पड़ेगा ना। कुछ देर बाद लड़का अपनी माँ सुमन के साथ आता है। भाई साहब, देखिए, आप अपनी बेटी के रंग रूप से तो काफी अच्छे से परिचित हैं। इसका इतना काला रंग है और ऊपर से आप लोग गरीब घर से हैं। अगर हम रिश्ता करना भी चाहें तो कैसे करें? ऐसा मत कहिए, मेरी बेटी बस रंग से काली है, उसका दिल बहुत ही अच्छा है और वो हर चीज में निपुण है। गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालेगी। चलिए, वो तो फिर भी ठीक है, लेकिन आपकी गरीबी देखिए। मेरा बेटा काफी अच्छी नौकरी करता है। अगर हम शादी के लिए मान भी जाएं तो हमें क्या मिलेगा? गलत तो नहीं कह रही हूँ मैं? अब इकलौता लड़का है, इतनी अच्छी नौकरी करता है, खाली हाथ तो मैं अपने बेटे की शादी करूंगी नहीं। लेकिन हमारी हैसियत जितनी होगी हम उससे ज्यादा ही करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा नहीं, बस इतना ही चाहिए। सुमन एक लंबी चौड़ी लिस्ट बताती है, जिसे सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। माफ करना, हमें ये रिश्ता मंजूर नहीं है। हमारी इतनी हैसियत भी नहीं है जितनी आपने लिस्ट बता दी है। मैं अपने माता पिता की तकलीफ देकर शादी नहीं करना चाहती हूँ। आप यहाँ से जा सकते हैं। देखो तो इस लड़की को, आप गुनी कह रहे थे, जुबान कैसी कैची की तरह चलाती है। काला रंग होने के बाद में कोई रिश्ता हो रहा तो उसे शांति से सर झुका कर वो रिश्ता होने देना चाहिए।
पूरा परिवार काफी ज्यादा परेशान है। अपने परिवार को देखकर छाया रोते हुए घर से बाहर चली जाती है। भगवान, आपने मुझे क्यों काला पैदा किया? मैं बाकी लड़कियों की तरह गोरी क्यों नहीं हूँ? मुझे गरीबी आज तक कभी नहीं खली, लेकिन जब मैं अपने माता पिता का उदास चेहरा देखती हूँ तो मुझे हर वक्त रोना आता है कि क्यों मैं उनकी काली बेटी हूँ। मेरी वजह से हमेशा ही परेशान रहते हैं। छाया के माँ बाप अक्सर इसीलिए परेशान रहते हैं। तेरी ऐसी अगर उम्र निकल गई तो फिर पता नहीं क्या होगा। माँ, कुछ अच्छा ही होगा, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा माँ, घर पर राशन नहीं है? राशन नहीं है, लेकिन हाथ में पैसे भी नहीं है। माँ चिंता मत करो, मेरे पास कुछ पैसे हैं। मैंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया था ना, उसके मिले थे, मैं उससे राशन ले आती हूँ। छाया राशन लेने के लिए जाती है, तभी उसे सुनसान सड़क पर एक औरत बेहोश पड़ी दिखती है। अम्मा, क्या हुआ आपको? आप यहाँ बेहोश? ये तो कुछ बोल ही नहीं रही है। मुझे अस्पताल लेकर जाना चाहिए। छाया तुरंत ही पास के अस्पताल में उस औरत को लेकर जाती है। डॉक्टर साहब, इनका इलाज कर दीजिए, ये सड़क पर बेहोश पड़ी थी। अच्छा हुआ आप इन्हें सही समय पर ले आई। इन्हें दिल का दौरा पड़ा था। अगर इन्हें सही समय पर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो इनकी जान भी जा सकती थी। वैसे आप इनकी कौन लगती हैं? मैं इन्हें जानती नहीं हूँ। दरअसल मैं सड़क से जा रही थी तो ये मुझे वहीं बेहोश मिली। अनीता को होश आ जाता है और अनीता अपने बेटे दीपक को वहां बुलाती है। दीपक बेटा, ये छाया है। अगर आज ये नहीं होती तो शायद मैं जिंदा भी नहीं होती। अरे माँ जी, आप ये कैसी बात कर रही हैं? ये कोई आपकी उम्र है? अरे अभी तो आप जवान ही हैं। आपको अपने बच्चों की शादी देखनी है, अपने बच्चों के बच्चों की शादी देखनी है। ऐसी बातें नहीं करते हैं। छाया जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी माँ की जान बचा ली। आज के समय में वैसे कोई भी किसी अनजान की मदद नहीं करता है, और आपने बिना कुछ सोचे समझे मेरी माँ की जान बचाई। मैं आपका जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं भी तो इनकी बेटी की तरह ही हूँ, और मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है। मैंने तो बस वही किया है जो उस समय मुझे सही लगा। मुझे इन्हें सही सलामत देखकर बहुत खुशी हो रही है। अगर इन्हें कुछ भी हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ भी नहीं कर पाती। आज के समय में इतने साफ दिल के लोग नहीं मिलते हैं देखने को। माँ जी, आप खुद ही इतनी अच्छी हैं, और जो इंसान खुद अच्छा होता है ना, वही अक्सर दूसरों को अच्छा कहता है। अच्छा माँ जी, अब मुझे चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। घर पर सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। आप अकेले कहाँ जाएंगी? मैं आपको घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं नहीं, आप क्यों तकलीफ उठा रहे हैं? माँ जी अभी ठीक हुई हैं, आप उनके साथ समय बिताइए ना। मेरा घर ज्यादा दूर नहीं है, मैं चली जाऊंगी घर। छाया इतना बोलकर वहां से चली जाती है। दीपक को पहली नजर में ही छाया काफी पसंद आ जाती है। मैंने कभी नहीं सोचा था किसी की सादगी भी इतनी ज्यादा खूबसूरत हो सकती है। कुछ ही देर में इसने मेरा दिल जीत लिया। कोई तो बात होगी इसमें। दीपक को छाया काफी पसंद आ गई थी। कुछ दिनों बाद दीपक छाया से मिलने अपनी माँ के साथ उसके घर जाता है। अरे आप लोग, माँ जी अब आप ठीक तो है ना? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कौन है बेटा? माँ, आपको बताया था ना मैंने कि उस दिन रास्ते में एक बेहोश माँ जी मिल गई थी, तो ये वही है। अच्छा बहन जी, ठीक है ना आपकी तबीयत? अब बिल्कुल ठीक हूँ अब तो मैं। दरअसल हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि आप लोग जरूर आए। हम कैसे पार्टी में आएंगे? हम नहीं आ सकते। नहीं माँ जी, ऐसे मत कहिए। आपकी बेटी ने मेरी माँ की जान बचाई है। मैं चाहता हूँ आप अपनी बेटी के साथ जरूर आए। अगर आप नहीं आए तो हमें बहुत बुरा लगेगा, और हो सकता है कि हम वो पार्टी भी नहीं करें। कुछ दिन बाद छाया अपनी माँ बाप के साथ पार्टी के लिए वहां जाती है और उनका इतना बड़ा घर देखकर चौंक जाते हैं। अरे इनका घर तो कितना बड़ा है। हाँ हाँ, आज तक इतना बड़ा घर हमने बस बाहर से देखा था। पहली बार हम कभी इतने बड़े घर में आ रहे हैं। मुझे तो घबराहट हो रही है, कहीं कोई मजाक न बनाए हमारा। अरे आप लोग आ गए। मुझे यकीन था कि आप लोग जरूर आएंगे। आइए मैं आपको सबसे मिलवाता हूँ। दीपक छाया और उसके परिवार को सबसे मिलवाता है और बहुत ही प्यार से उनका आदर सत्कार करता है। आप लोग आए बहन जी, हमें बहुत अच्छा लगा। पार्टी से छाया का परिवार घर आ जाता है। कितने अच्छे लोग थे। इतने अमीर होने के बाद भी इतना बड़ा घर आदमी था, लेकिन जरा भी घमंड नहीं था। होते हैं दुनिया में अक्सर ऐसे लोग भी। हाँ होते हैं। चलो छाया बेटी की वजह से हमने इतना बड़ा घर तो देख लिया। अब छाया की भी शादी हो जाए तो हमारी सारी जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी। ऐसे ही कई दिन निकल जाते हैं। कुछ दिनों बाद अनीता और दीपक वापस से छाया के घर आते हैं। अरे आप लोग यहाँ सब ठीक है? जी हाँ, हम यहाँ। दरअसल हमें कुछ खास बात करनी थी, इसलिए हम यहाँ आए हैं। खास बात? जी हाँ, खास बात। वो मुझे छाया बहुत पसंद है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। क्या हमारी काली बेटी छाया तुम्हें पसंद है?
देखिए, आप अमीर हैं, बड़े घर से हैं, इतना अच्छे दिखते हैं, और आप ऐसी बातें कर रहे हैं, हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जी आपके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, धन दौलत सुंदरता सब कुछ है, फिर आपको हमारी काली बेटी कैसे पसंद आ गई? देखिए, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन आपकी बेटी के पास जो है वो हमारे पास भी नहीं है। आपकी बेटी की सादगी, उसका साफ मन, हर किसी के लिए सोचने वाली नीयत, ये हमें बहुत पसंद आई। और मैंने जब छाया को पहली नजर में देखा था तो ही मुझे छाया पसंद आ गई थी, इसलिए अब मैं छाया से शादी करना चाहता हूँ। मैं समझ रही हूँ, आप लोग बेटी के माँ बाप हैं, इसलिए आपको चिंता तो होगी ही, लेकिन मैं आपको भरोसा दिलाती हूँ कि आपकी बेटी किसी गलत हाथ में नहीं है। हमें भी छाया बहुत पसंद है, और छाया जैसी बहू तो किस्मत वालों को मिलती है। लगता है भगवान ने इसीलिए अब तक छाया का रिश्ता कहीं होने नहीं दिया। शायद हमारी गरीब काली बेटी छाया को अमीर ससुराल ही मिलना था। इसी के साथ छाया का रिश्ता अमीर परिवार में हो जाता है और कुछ ही दिनों में छाया की शादी दीपक से हो जाती है। छाया अपने अमीर ससुराल में आती है। छाया बहू, अब से यही तुम्हारा घर है, तुम्हें जैसे इसे संवारना है तुम वैसे संवारना। मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं कभी इतने बड़े घर की बहू बनूंगी। मेरा रंग इतना काला है कि कई लोग मुझे ठुकरा देते थे। गरीबी इतनी है कि घर में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसी हूँ, लेकिन यहाँ इतना सब कुछ है और वो सब अब तुम्हारा है। इसी के साथ अंत में छाया अपने अमीर ससुराल में सबके साथ खुशी खुशी से रहने लगती है।